कि ये तो गांधी और भगत सिंह लड़ रहे थे। गांधी जी ने 42 में डू एंड डाई का नारा लगाया। जब तक भगत सिंह का मुकदमा चलता रहा तो गांधी जी को जेल में रखा। न राजा न रानी, न नई न पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट भारत पे। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत रेहानी और आज मैं अपने साथ लेके आई हूं एक ऐसी कहानी जो इतिहास के पन्नों को चीरती हुई आने वाले कल तक पहुंच सकती है और उसके लिए हमारे आज को आवाज उठानी होगी। मेरी मुराद है शहीद आजम भगत सिंह के भांजे और आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हुए एक ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिन्होंने पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना में अपनी सर्विसेज दी और समाज में शहीद आजम भगत सिंह का मैसेज, उनकी लाइफ, उनके विचारों, उनके फलसफों को दूर दूर तक फैलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाई। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके श्रोतों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। थैंक यू सो मच सर। सर, सबसे पहले तो ये कि मेरे सूत्र बताते हैं कि आप गोद में थे, महज 1 साल के थे, सबसे छोटे फ्रीडम फाइटर जो जेल में गए अपनी मम के साथ, अपनी माता जी के साथ, अमर कौर जी। तो कुछ उसके बारे में बताएंगे कि घर में क्या किस्सा, क्या लेजेंड है जो घर में आपको सुनाई जाती है? उस वक्त जिसका जिक्र कर रहे हैं जी, 1945 में इलेक्शन हो रहे थे जी जी, तो अंग्रेजों के खिलाफ बीबी ने, मैं मदर को बीबी कहता हूँ जी, ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्पीचेस दी जी, और वो रोपड़ में दी थी। इसलिए अम्बाला मतलब जो सेंट्रल जेल है जी, उसमें उनको रखा गया जी, और मुझे प्रिविलेज मिला, मैं उनके साथ जेल में रहा जी। तो जी, वो जो है कि उस वक़्त हालांकि बीबी हम जितने 4 भाई बहनें, 6 बहनें, 2 बहनें थी, 4 भाई थे जी। तो एज ए मदर उसने सबको कहीं ना कहीं किसी की जिम्मेवारी में दिया हुआ था ताकि हमारी पालन पोषण में कोई फर्क ना पड़े जी। और लेकिन ये मुझे प्रिविलेज मिला क्योंकि वो जेल गए जी, तो फिर मैं भी उनके साथ रहा। और वहाँ पर उस वक़्त INA के बहुत से जो फौजी थे जी, उनको भी वहाँ लाया गया था जी। तो वो हर शाम मुझे ले जाते थे और लोरियाँ सुनाते थे जी। तो मैंने कहा कि जो उनकी लोरियाँ हैं जी, उसने मुझे आज तक मतलब जो है चलते हुए रखा जी। तो आप INA इंडियन नेशनल आर्मी या वो जो शहीद नहीं, उनकी जो फौज थी नेताजी की, सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी जी, आजाद हिंद फौज जी जी, उसके फौजी जी। ठीक है, तो मतलब आप उनकी गोदियों में झूले हैं आप जी। सर, मैं आगे बढ़ते हुए आपसे सवाल पूछूंगी कि आपके मामा, सगे मामा थे, उनका खून, मांस, DNA आपके शरीर में दौड़ रहा है, तो आप आज अपने मामा को, भगत सिंह जी को अगर देखते हैं तो कौन सी एक क्वालिटी आपको लगती है कि ये हर नौजवान में होनी चाहिए? मैं समझता कि उनका जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो ये है कि जो भी उन्होंने पढ़ा जी, उसको जिंदगी में उतारा। ओके। क्योंकि हम पढ़ के भूल जाते हैं जी, लेकिन उन्होंने हर चीज़ को टेस्ट किया, मतलब ये उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है जी। और जो अगर दुनिया भर का लिटरेचर पढ़ा जी, तो उसमें से उन्होंने एक ऐतिहासिक समझदारी बनाई जी, जिसे हम इतिहास बोध कहेंगे जी जी जी। मतलब वो मतलब जो हमारा इतिहास है उसमें ग्रसे हुए नहीं है, मतलब वो उसको बोध में बदलते हैं जी। यही उनकी सबसे बड़ी और उनके सभी साथियों की ये सबसे बड़ी खूबसूरती है जी, कि उन्होंने इतिहास बना दिया जी, क्योंकि उन्होंने इतिहास को जिया और जो भी, और उसमें बड़ी पैरेलल है जी, क्योंकि गांधी जी को भी सबसे ज़्यादा जो प्रेरित करते थे वो लियो टॉल्स्टॉय जी, और भगत सिंह को भी लियो टॉल्स्टॉय करते हैं जी जी जी, क्योंकि जब वो उनको पढ़ते हैं उनको मौका मिलता है कि वो जो किसान मतलब खेती करने वाले हैं तो वो मतलब वो वही बात उनसे उन पे लागू करते हैं कि अगर वो हमारे लिए काम कर रहे हैं जी, तो फिर उनकी जो दुश्वारियां हैं उसकी जिम्मेवारी तो हमारी है। बहुत तो ये जो मैं समझता कि उनकी सबसे बड़ी जो हमें मतलब उनसे सीखना चाहिए कि जो भी हमने पढ़ लिया या हमें समझदारी उसको अपनी ज़िंदगी में टेस्ट करके देखें। सो जो पढ़ा है उसे ज़िंदगी में उतारने की ज़रूरत है, टेस्ट करने की ज़रूरत है, ये चीज़ हमें शहीद आजम भगत सिंह से सीखनी चाहिए। सर, अगले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ। आपने गांधी जी का जिक्र किया, मोहनदास करमचंद गांधी, तो
तो पंजाब से हैं आप, पंजाब के लोग सर अक्सर बोलते हैं, पंजाबी नौजवान खास करके, गांधी के कारण भगत सिंह को फांसी हो गई, गांधी चाहता तो बचा सकता था। ये मिथ्या है या ये सत्य है? नहीं, ये बिल्कुल मिथ है जी, क्योंकि अब है कि स्कोप है उनका भी, वो अपनी तरह काम कर रहे हैं जी, और लगातार। अब बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि इनके साथी विजय कुमार सिन्हा जी, वो जेल में हैं, तो गांधी जी को उन्होंने कुछ पत्र लिखा होगा, जी, तो वो उनको किताबें सजेस्ट कर रहे हैं। जी, तो ये लगातार एक डायलॉग में है। ओके, गांधी जी के साथ मतलब सुखदेव भी लिखते हैं उनको, और वो ओके, गांधी जी सुखदेव का जो लेटर है उसको रिप्रोड्यूस करते हैं ओके, और उनपे जो उन्होंने नुक्ताचीनी की उसका जवाब देते हैं। ये वो युग था, ओके, ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ने का युग नहीं था, डायलॉग था आपस हाँ, में। बिल्कुल डायलॉग था। और क्योंकि कॉमन एनमी आपका ब्रिटिश है और जी, उसमें भी मतलब उसको आप लड़ने के लिए कर रहे हैं, जी, तो जहाँ उनको लगता है कि ये मूवमेंट आगे नहीं बढ़ रही, जी, तो भगत सिंह उसको एक कदम आगे ले जाते हैं। जी, तो उसको मैं कहता हूँ कि हमें दुनिया में ही, इवन कुदरत में भी, जी, एक लाफ कम्प्लीमेंटैरिटी होता है, जी, एक दूसरे की पूरकता। जी, क्योंकि एक्चुअली ये जो मतलब देश है, ये उन लोगों ने अब ये भ्रम पैदा किया है जो खुद तो शायद उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन ये भ्रम पैदा किया है कि ये तो गांधी और भगत सिंह लड़ रहे थे। हालांकि मैं उसमें भी एक चीज़ आपको बताऊं जी, कि हमारे जो वर्ड अहिंसा है जी, वो हमारी जैन फिलॉसफी से है। जी, आप देखेंगे कि जैन का अहिंसा परमो धर्म, जी, 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 तो वो अहिंसा क्या है? हम्म, वो अहिंसा ये है कि हमारी इंसानी संवेदना जी, इतनी ऊंच होनी चाहिए, ऊंची मतलब ऊंचाई पे होनी चाहिए जी, कि हम कहीं अनजाने में भी किसी जीवित चीज को नुकसान न करें। जी, और उसको जब अप्लाई किया उन्होंने, हम्म, अब जैनी जो है कोई जड़ मूल नहीं खाते, जी, तो ये 2500 साल पहले का फैसला है हम्म, कि अगर आप जड़ें ही खा जाएंगे तो आप तो वनस्पति खत्म कर देंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो वो है कि वो चाहे अब फ्रोजन है, हम्म, लेकिन उस वक्त वो बहुत बड़ा प्रकृति का मतलब, तो इसलिए हिंसा अहिंसा जो बनाई गई ये ब्रिटिश ने बनाई, वायलेंस नॉन वायलेंस कैटेगरी, जी, भारत की मतलब नहीं है। जी, मतलब वही सेंसिटिविटी भगत सिंह भी दिखा रहे हैं, जी, तो वो अहिंसा की बात करते हैं। जी, तो उन्होंने ये भी कहा कि मतलब हिंसा है जब कोई जबरदस्ती किसी पे करता है, तो वो हिंसा है। जी, और हम घर में भी हिंसा कर रहे हैं लेकिन अभी तक जीत नहीं, बहुत बड़ी बात कही आपने सर। तो तो यहाँ एक मिथ्या बड़ी सफाई से नकार दी गई और बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट में बात ला दी गई कि दोनों की फिलॉसफी एक ही थी और ये बीच में जो बीज बोए जाते रहे हैं शक के, ये उन लोगों द्वारा है जिन्होंने खुद कुछ भी नहीं किया स्वतंत्रता लाने के लिए। सर अगला सवाल कि गांधी जी अगर समय पे कुछ कर देते तो कुछ हो जाता, इसको कुछ बताएंगे इसके ऊपर? मतलब गांधी जी ने भी बड़ा स्पष्ट कहा, भगत सिंह को भी ये पता है जी, कि आपको जेल से छोड़ा जाता है। जी, आप अगर तो आप मैदान में लड़ते हुए आते जी, तो आपके पास ज्यादा जोर दे के अपनी बात कहने का है। जी, अब है कि इसमें क्या एक कदम आप प्राप्त करें, जी, तो वो समझौता मतलब उस फाट में हुआ। जी, लेकिन दूसरी तरफ है, भगत सिंह ने खुद लिखा है कि हमारी 3 लोगों की जिंदगी मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि हम प्राप्त क्या करते हैं, कि आगे लड़ना है जी, तो आगे लड़ने के लिए क्या करें। जी, और जो सबसे इम्पोर्टेंट उनके 2 डॉक्यूमेंट जी। हैं, मैंने भी गांधी जी को सवाल किया क्योंकि जी। ये मैं समझता हूँ कि वो अच्छे वकील थे। जी, तो जब स्पेशल ट्रिब्यूनल बनी जी, 1 मई 1930 को, जी, तो आई क्वेश्चन कि गांधी जी अच्छे वकील थे, तो उन्होंने क्या कहा। हम्म, एक उनका 5 मई 1931 का लेटर है, ओके, जिसमें एक पैराग्राफ यही है कि ये जो आप मतलब भगत सिंह उनके साथियों पे मुकदमा मतलब एक ट्रिब्यूनल बना के मुकदमा चला रहे हैं, जी, ये बहुत ही बेन्यायी है। अच्छा, वो ये कहते- गांधी जी ने खुद गांधी जी ने बोला लिखा, है। उस वक्त लिखा। जी, 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 और उन्होंने कहा कि ये जो आपका तरीका है, इसी को तो मैं कहता हूँ कि ये आपकी सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव वायलेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव वायलेंस, बहुत बड़ी और बात। मार्शल लॉ मेंटेलिटी है जी, कि आप सब कानूनों को ताक पे रखें। अब इससे ज्यादा गांधी जी, और उनको 5 तारीख को पकड़ के जेल में दे दिया। हाँ, जब तक भगत सिंह का मुकदमा चलता रहा तो गांधी जी को जेल में रखा, जानबूझ के ये अंग्रेजों ने जानबूझ किया। के, ताकि जी, बल मैं उस वक्त किसी वो था, तो मैंने कहा कि अगर आप एक लफ्ज में कहना चाहें तो इरविन ने ये पॉलिसी की कि ये जितने पहले तो वो साल्ट सत्याग्रह पे जितना जुल्म किया गया, दांडी और मार्च, ताकि जी, जी,
मतलब पूरा जो ध्यान है वो कहते हैं कि डिक एंड हैरी ऑफ द कांग्रेस पे कर दो। जी 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 गाँव में मतलब चौकियां बिठा दी। जी जी जी। और ताकि भगत सिंह से जो सारा ध्यान हट जाए, पहले इधर कर दो जी, फिर उसके बाद उनको पकड़ के जेल में डाल दो। राइट। तो ये जो मैकेनिज्म है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 23 मार्च को उन्होंने एक लेटर लिखा और जो उन्होंने मतलब कहा कि मैं अपनी सारी जो जितनी मेरी एनर्जी थी वो मैंने इस लेटर में लगा दी। गांधी लिख रहे हैं। हाँ, दलील मेरे पास है, वो बाद में भी उन्होंने कहा, तो वो सारी दलील मैंने इसमें रख दी। तो उनका ये था कि पॉलिटिकली अंग्रेज को जो आप पकड़ सकते हैं वो है कि 24 को वो लेटर छपेगा, तो 24 को भगत सिंह को फांसी देंगे तो दे विल थिंक ओवर इट। नहीं थिंक नहीं, वो कॉर्नर हो जाएंगे। अच्छा। और उसमें दलील ये दी गई कि ये नौजवानों ने, इनके साथियों ने मुझे मतलब श्योर किया है कि ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल या जो ठीक मेथड है वो यूज करेंगे। हालांकि पहले भी उनके बड़े लॉजिकल मेथड है, लेकिन अगर आप इनको फांसी दे देंगे, यंग है, हाँ, तो ये इनको जिंदगी में सीखने का वक्त कैसे मिलेगा, इसलिए फांसी ही गलत है। ये गांधी ने अपनी चिट्ठी में बोला है। और वो क्योंकि इसीलिए मैं समझता हूँ कि अंग्रेजों ने 24 की बजाय 23 को फांसी दे दी। ओके, कि अखबार में चिट्ठी छप ना जाए। 24 को मतलब ये बड़ी खबर होगी और वो कहीं किनारे में लग जाएगी। फिर भगत सिंह को छोड़ना पड़ सकता है। नहीं, वो दलील का जवाब देना पड़ता, उनके पास जवाब नहीं था अंग्रेजों के पास, तो इसलिए उन्होंने एक दिन पहले फांसी लगाई। हमें मतलब पूरी फ्रीडम मूवमेंट को मतलब इससे समझने की जरूरत है जी, कि कैसे वो एक दूसरे की पूरकता जी कर रहे थे, कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, कॉम्प्लीमेंट्री थी। तो और ये नेचर का लॉ है जी। और जब आप बड़े के साथ लड़ रहे हैं तो ये नहीं है कि आप एक दूसरे का मतलब कॉपी कर रहे हैं, मतलब आप कुछ और ढूंढ रहे हैं और वो दोनों चीजें मतलब कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हुए लड़ रहे हैं। देखिए गांधी जी ने 42 में डू एंड डाई का नारा लगाया जी। अब ये उसी की देन है ना, क्योंकि उस वक्त तक आपके पास इतनी एनर्जी आ गई है कि आप वो जवाब दे सकते हैं। तो ये इसलिए मतलब अब यही सुभाष जी के साथ है जी, कि सुभाष जी का मतलब 19 मार्च 1940 को एक बड़ी किसानों की कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसका नाम रखा है नो कॉम्प्रोमाइज विद इम्पीरियलिज्म। वही डू और डाई हो गया। नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज जी जी जी। तो भाई इससे समझौता नहीं करना। और डू एंड डाई इसीलिए है कि लोग तैयार बैठे हैं, तो इसलिए जब तक लोग तैयार नहीं है जी, आप उससे आगे जाके लीडर कुछ नहीं कर सकते जी। तो ये हमें समझने की जरूरत है जी। सर, जलियांवाला बाग का क्या रोल रहा पंजाब को जगाने में भगत सिंह जी की जिंदगी के ऊपर? देखिए, मैं समझता हूँ कि वो पूरे इतिहास में ही बहुत बड़ा है जी। एक तो कि उसके पहले अंग्रेज जो हिस्टोरियंस हैं जी, 1904 में किताब छपती है जी, G.W. फॉरेस्टर की जी, तो उसमें वो कहता है कि हम हिस्टोरियन भी और एडमिनिस्ट्रेशन एक नतीजे पे पहुंच गए हैं कि अगर भारत में लोग जात पात से ऊपर उठकर और धर्म से ऊपर उठकर एक हो गए जी, तो ये अंग्रेज राज का खात्मा है जी। इसीलिए बंगाल की वांड 1905 में जी, 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 डिवीजन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट कर दिया था जी जी जी। तो वो बाद में वापस करना पड़ा जी जी जी। फिर दूसरा ये है कि यही हिस्ट्री 1857 के बारे में जी, एक काई करके है, उसने 5 वॉल्यूम में लिखी जी, उसमें भी वो इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि एक्चुअली 1857 में जो लोगों ने एकता दिखाई जी, और मेरे एक बहुत अच्छे मतलब दोस्त थे BD शर्मा जी, वो सबसे बड़े IAS ऑफिसर रहे हैं जी, तो वो कहते थे कि 1857 के बाद, क्योंकि मैं एज IAS ऑफिसर सारे कानून पढ़े हैं, उन्होंने वो सब कानून बनाए कि गांव को इकट्ठे नहीं होने देते। मतलब रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद अंग्रेजों ने अपनी पूरी चेंज कर दी पॉलिसी, पूरा उन्होंने मतलब उस चीज को समझ स्ट्रेटजी बदल दी नहीं बना कि अब तभी डिवाइड एंड रूल किया। वो डिवाइड एंड रूल और उसको अप्लाई कैसे करना है जी, तो वो लगातार आप देखते हैं जी जी। तो जलियांवाले बाग के पहले वैसे 1916 में शुरू हो गया था जी, एक यूनिटी मूव जी, उसमें एनी बसंत का बहुत बड़ा रोल है जी, कि उसने पूरा दक्षिण भारत जो है जी, उसको जागृति दी जी, और तिलकी जी के साथ स्वराज उसी वक्त जी, 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 जो मतलब 1920 में स्वराज डे मनाया गया, गांधी जी ने किया उसको जी, तो वो एकता जो है जी, वो उसका जो प्रमाण है वो आपको जलियांवाले बाग के पहले मिलता है। और उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक्चुअली 30 मार्च को हड़ताल की काल थी गांधी जी 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 जी, तो वो हुई नहीं। तो अब जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो बड़े शेषेपन में हैं कि लोग तो घर से निकलेंगे, तो उन्होंने कहा कि उनको रोटी नहीं मिल रही
क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत महंगाई है। जी जी जी। तो उन्होंने कहा कि इसका इलाज तो हम कर लेंगे। तो हर मोहल्ले में 2 दफा लंगर लगता था। ओके। और सभी को आवाज दे के कि सब, और वो सब इकट्ठे खाते थे। इसीलिए रामनवमी जो है 9 रामनवमी का बहुत बड़ा रोल 9 अप्रैल को वो इकट्ठे तौर पे बनाई गई जी। उसका जो जुलूस था उसको डॉक्टर बशीर लीड कर रहे थे जी। और एक मुसलमान रामनवमी के जलसे को लीड कर रहे हैं जी। तो यही जो है वो लाहौर में हो रहा है जी, कि वो सब जो पुराने सरकारिये थे उनको लोगों ने नहीं माना, तो वो पागलपन बना जी। तो इसलिए जो एक अब देखिए उसका जो सबसे खूबसूरत चीज हम समझ नहीं पाए कि जो शहीद उधम सिंह है जी, उन्होंने जो नाम अपना डिक्लेयर किया जी, वो मोहम्मद सिंह आजाद है जी जी जी, कि उसी एकता को जी। तो मैं कई दफा कहता हूँ कि वो माइकल एडवायर को ये बता रहे हैं कि तुम्हें बहुत अभी तक ये है कि अभी मेरा पूरा सम्मान नहीं हुआ, मैंने इतनी सेवा की साम्राज्यवाद की। तो वो कहते कि जिस चीज से तुम डरते थे उसी से मैं तेरा कल्याण करूंगा। तो वो मोहम्मद सिंह आजाद, और वो आखिर तक कह रहे हैं कि मेरा नाम जो बदलेगा वो मुझसे दुश्मनी करेगा। मैं कि हमने उनकी, क्योंकि उसके पास बहुत लंबियां स्पीचेस देने का नहीं है, लेकिन वो एकता का पैगाम मरते हुए भी, शहादत वक्त भी वो एकता का पैगाम है जी। तो इसलिए जलियांवाला बाग जो है वो उस यूनिटी को बिल्ड करता है जी। इसीलिए उसके बाद फिर जो है रिलीजियस दंगे होते हैं जी। तब भगत सिंह जो है वो पहले से कि इसको दोबारा कैसे किया जा सकता है जी जी। तो वो नौजवान भारत सभा में नौजवानों को अपनी कमजोरियों से कैसे मुक्त होना है उसके बारे में जी। सर एक चीज बताइए, कास्टिज्म, जातिवाद के बारे में भगत सिंह जी क्या विचार था उसका? ये देखिए वही जो नौजवानों के लिए उन्होंने कहा कि कमजोरियां क्या है जी, कि हम धर्म की संकीर्णता में फंसे हुए हैं जी। जो धर्म का मनुष्य को आगे बढ़ाने वाला संदेश है उसको हम खत्म कर रहे हैं जी। उनके आर्टिकल में वो भी लियो टॉल्स्टॉय से ही लेते हैं जी, कि धर्म की 3 पढ़ते हैं, एक फिलॉसफी जी, उस पर कोई झगड़ा नहीं होता जी, कि वो, और दूसरा जो है वो इंसानी कीमत है जी। जैसे कबीर प्रेम की बात करते हैं जी। गुरु नानक यहाँ तक हम उसको कई दफा दूसरी तरह पढ़ते हैं कि वो कहते हैं कि जीत है प्रेम खेलन का चाओ, सिर तार तली गली मेरी आओ। गुरु नानक कह रहे हैं जी। ये याद रखिए, क्यों इसका मतलब कि आप अगर किसी चीज के साथ प्रेम से खड़े हैं तो फिर आप बेफिक्र हो डिफेंड भी करना है उसको, फिर आप बेफिक्र होकर उसके लिए खड़े होइए। तो ये जो मूल आधार है, और किसी भी धर्म में आपको इंसानियत जो है वो मूल है जी। अब आम आदमी जो है वो जब धार्मिक होता है तो वो एक दूसरे की मदद करता है जी जी जी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये तो जब उसकी संकीर्णता कहाँ होती है, जब हम रिचुअलिज्म में पढ़ते हैं तो रिचुअलिज्म पे लड़ाई झगड़े होते हैं, तो कहते हैं इसको हटाइए जी, रिचुअलिज्म को हटाइए। तो एथिस्ट नहीं है वो, चोट कर रहे हैं रिचुअलिज्म को हटाइए जी जी जी। उनका एक आर्टिकल है जी। नहीं, एथिज्म का भी उनका है कि अपने आप में स्वयं विश्वास का जी 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 जी। जो गुरु तेग बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह को संदेश भेजा जी कि बल हुआ बंधन छूटे सब कुछ हो तो पाए, नानक तुम्हारे हाथ में तुम ही हो ऐसा। जब आप अपने आप में विश्वास पैदा करेंगे तो वो उनकी नास्तिकता वो है कि खुद भी एफर्ट लगाने की तरफ जोर लगाया। संकट आएगा तो उसको आप तभी एड्रेस कर सकेंगे अगर आप अपने स्वयं विश्वास में हैं। तो इसीलिए ये क्योंकि उस वक्त किसी ने कह दिया कि भी तुम पाठ वाठ नहीं कर रहे क्योंकि तुम नास्तिक हो, तुम नास्तिक हो, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बहस नहीं करूंगा। हाँ, उन्होंने आर्गुमेंट नहीं किया। नहीं, वो कहते मैं ये लास्ट बहस है कि मैं वाकई, और वो नास्तिकता क्या है उस पे पूरा आर्टिकल लिख देते हैं जबरदस्त वाला। 2 दिन में वो आर्टिकल लिख देते हैं जी जी। जिसका मतलब कि वो अंदर बाहर से एक थे, उनको कोई मन बनाने की बात नहीं थी, को ड्राफ्ट जी। सर एक जेल का किस्सा है कि जो वहाँ पे उनका मलमूत्र उठाने आते थे तो वो उसको भी माँ बोल देते थे कि मेरी माँ जैसी। तो वो चीज देखिए वो जो आपने पहले सवाल किया ना कि उनके लिए जात पात से मुक्ति जो है जी वो सिर्फ विचारों की या कहने की नहीं थी, वो उसको जीते थे। और ये हमारे पढ़नाना जी से आई है। अच्छा जी। पढ़नाना जी भी जात पात का जो है वो लोगों को प्रैक्टिकली, भगत सिंह जी के पिताजी, उनके दादाजी, उनके दादाजी जी जी जी, वो लोगों को कहते थे इसमें कोई फर्क नहीं है जी, ये भी हमारे लोग हैं। तो इसलिए जात पात का भेद, और उसी को लेके मैं कहता हूँ कि वो एक एग्जाम्पल है
कि भगत सिंह बातें ही नहीं करते, वो जीवन जी रहे थे। और उसमें मतलब कि वो जो मूत्र उठाने वाला है जी उसको बेबे कहते थे जी, और वो कहता है कि सरदार मेरे साथ ये हंसी मजाक मत करो, क्योंकि उसको लगता है कि इतना बड़ा, क्योंकि भगत सिंह को सरदार कहने लग गए और उसका एक बड़ा ऑरा रोज तो अखबार में छप रहे थे तो ऑरा बन गया था। जी जी, तो वो कहता है कि सरदार आप ये हंसी मजाक मुझे अच्छा, वो कहते मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ मेरी जिंदगी में 2 व्यक्तियों ने मेरा मलमूत्र उठाया, मेरी माँ ने बचपन में और अब ये तुम्हारी ड्यूटी लगी इस रिश्ते से, तो मेरी माँ। अच्छा, वाओ, अमेजिंग। सर एक चीज और, मैंने ऐसा पढ़ा कहीं पे कि वो कहते थे कि ये जो भैंस है ये मेरी मासी जैसी है, तो वो कुछ उस किस्से के बारे में बताएंगे? वो मैं समझता कि उनके जो प्यार की जी 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 ये भी हद है ना सर, आप जानवर को भी प्यार कर सकते को एग्जिस्टेंस में चल रहे हैं। लगता है कि वो तो पिस्तौल उठा जी 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 जी, he is a human being, उन्होंने कहा भी था जी, whatever concerns man is my concern, right, जो इंसान को प्रभावित करती है चीजें जी, वो मेरा असल कंसर्न वो है जी, उनको कैसे एड्रेस करें। तो उसमें क्योंकि जब उनकी एक दफा जमानत हुई, पहली दफा जब उनको गिरफ्तार किया तो 80 मतलब 60,000 की जी, उस जमाने में 60,000, ओह गॉड। तो वो पिताजी ने कहा कि भाई अब थोड़ा देर में तुम्हें घर रहना पड़ेगा क्योंकि तुम भाग जाते हो, बागी है। अब उसके लिए क्या है कि घर में क्या करें, तो उन्होंने डेयरी फार्म खोल दिया। जी जी जी, तो एक है कि वो दूध लेके जाते हैं जी, और जिस हलवाई के पास जाते थे जी, उसको भी 5 साल सजा हुई। अच्छा, क्योंकि उसने गवाही देने से इनकार कर दिया। अच्छा, कालू हलवाई कहते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो तो एक था, और वहाँ पर फिर नौजवानों को, अपने साथियों को दूध खूब में पीने को मिलता था। अच्छा, तो वो तो, लेकिन दूसरी तरफ ये था कि वो हमारे डोके आप सीधा गाय के भैंस के थन से ही मुंह लगा लो। जी 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 जी, तो वो पीते थे। तो वो उसको कहते थे ये मेरी उसका नाम सोनी रखा हुआ। अच्छा, कि ये सोनी मासी है। अच्छा, तो किसी ने कहा कि ये कैसे मासी हुई, कहते कि जब माँ काम पे गई हो तो मासी दूध पिला देती है। अच्छा, इस रिश्ते में मेरी मासी। राइट राइट सर, ये तो चलो बड़ा विटी एक उनका। सर एक चीज और, औरतों के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, जेंडर इक्वालिटी के बारे में क्या नजरिया था भगत सिंह जी का? बड़ा स्पष्ट था कि हमारा आजादी का युग तब शुरू होगा जी, जब लड़के लड़कियां बराबर तनदेही से आजादी की लड़ाई में आए जी। तो जेंडर इक्वालिटी जी वो उस लेवल पर है, इसीलिए उन्होंने उनके साथी जो हैं बहुत बढ़िया, दुर्गा भाभी हैं जी जी, सुशीला दीदी है यहाँ जी जी, लज्जावती। लोग कहते हैं कि इंपीरियलिज्म की गोद से ही कैपिटलिज्म निकला है, तो आज के जो नौजवान हैं वो ब्रांड्स के ऊपर जा रहे हैं, स्वदेश और सेल्फ डिपेंडेंस, ये चीज कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, तो उस पे आपका क्या टेक है? पहला ये उल्ट है जी, कैपिटलिज्म एक पूंजीवाद का जी जी, पूंजीवाद जब अपने चरम सीमा पे होता है तो वो साम्राज्यवाद बनता है जी, बनता है जी। जैसे आप फिर अपना इंग्लैंड ने अपने लिए पूरे दुनिया को लूट के अपने आप को किया, मतलब ये साम्राज्यवाद जी। अभी जो चेंज है इसमें वो कारपोरेट के रास्ते से जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर अमेरिकन कारपोरेट है तो पूरी अमेरिकन सरकार उसके पीछे खड़ी है जी, बिल्कुल, मतलब यहाँ होता है या मतलब इंग्लैंड की है, तो चाहे हमारे लोग ही जी, मतलब वहाँ इंग्लैंड में है, लेकिन वो इंग्लैंड की तो कारपोरेट का ये होता है कि वो लोगों को, जैसे अब फूड है जी, आपकी जितनी फूड चेन्स हैं जी, वो सारी मतलब कारपोरेट की है जी। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि वो आपकी फूड में से जो न्यूट्रिशन है वो निकाल रहे हैं जी, और ये उनकी अपनी रिपोर्ट है डोमिनियो स्टेटस की, मेरे पास 25 साल की रिसर्च रिपोर्ट है। वो कहते हैं हमारी रिसर्च ये थी कि जो सबसे कम न्यूट्रिशन वाला पिज़्ज़ा है वो लोग कैसे पसंद कराया जाए, तो वो आपके टेस्ट को मतलब हाईजैक कर रहे हैं, आपके स्मेल को हाईजैक कर रहे हैं और पौष्टिकता निकाल रहे हैं, ताकि आप अगर पौष्टिक नहीं होंगे तो आप फार्मास्यूटिकल फर्म्स को, इसलिए एक चक्रव्यूह बना हुआ है। तो ये साम्राज्यवाद है। तभी भगत सिंह ने कहा था कि जब तक साम्राज्यवाद मतलब का खैर नहीं होता, डाउन विद इंपीरियलिज्म, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, तभी लोगों की जिंदगी में कोई तब्दीली आ सकती है। जिसको आज जो आप कह रहे हैं ये पूरा ब्रांड वगैरह जो है जी, ये मतलब अभी कल ही पढ़ रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है जी, और वो कहता है कि कारपोरेट का जिंक नहीं लेना हाँ, क्योंकि उसमें वो मिलावट कर रहे हैं जो जिंक को भी बर्बाद करे। तो ये उनका तरीका है, ये जी, हमारी पूरी
तो इसी को भगत सिंह ने कहा कि ये एक नारा अगर आप समझेंगे तब आप मेरी जिंदगी का मतलब आदर्श जो है वो पूरा हो जाए। राइट सर, बहुत गहरी बातें जो हमें हमसे जोड़ती हैं। सर अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ूंगी कि शहीद आजम भगत सिंह बहुत रिच फैमिली के थे, जमीन जायदाद कहते बहुत थी, गाय भैंस बहुत थी, पिता ने 60,000 की जमानत करा दी, ऐसी कितनी जमानतें कराई। तो फिर खटकल कला की प्रॉपर्टी को आपके परिवार ने मिलकर जो है उसको एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। तो सर एक ये आपके परिवार में क्या ये चला आ रहा है? मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि वो इतना मतलब आप जागीरदारी नहीं कह सकते। ठीक ठीक ठीक, प्लीज क्लियर। क्योंकि 1857 में उन्होंने जब पंजाब वाली जंग खत्म हुई जी, तो ये दुआबे का इलाका जो है ब्यास तक का जी, ये कंपनी ने पहले अपने थे से लिया था। राइट। तो इनकी आधी जायदाद छीन ली थी। अच्छा। तो उनके मतलब नगड़ दादा जो है फतेह सिंह, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मेरे हाल के नीचे नहीं है तो ये जो जमीन अब कंपनी ने हमसे छीनी, इसमें कौन खेती करेगा, ये तो फैसला मैं करूंगा। तो उन्होंने राहों से मतलब गरीब मुसलमान मेहनती किसान जो थे राई, उनको बैठा दिया जी। वो कहते कि आपके साथ मेरे बच्चों का झगड़ा नहीं होगा, अगर कंपनी वाले किसी जागीरदार को मेरी जमीन देंगे तो ये सारी वेस्टेज ऑफ एनर्जी होगी। जी जी जी। एक तो वो है, वो इतने बड़े अमीर नहीं, लेकिन खाते पीते घर से जी जी जी, कभी किसी से मांगने की जरूरत जी जी नहीं पड़ी जी। तो वो फिर उन्होंने, उनके पिताजी ने कुछ जमीन रावी के किनारे पे ली जी, तो वहाँ भी खेती करवाई जी। जो एक्चुअली ये जो कस्सा पहले दफा तो वो वहाँ का है। अच्छा जी। तो मतलब इतनी, लेकिन ये है कि जितना था उसमें एक चीज उन्होंने कही जी, कि जब उनको ऑफर दिया गया 1857 में जी, कि भी आप मतलब अब अंग्रेज के साथ तो समझौता हो गया, वो तो आ गया है, तो उन्होंने कहा कि देखिए जिंदगी का सबसे बड़ा जो एग्जामिनेशन है, आपका इम्तिहान है, वो ये है कि आप जायदाद चूज करते हैं या असूल चूज करते हैं। तो कहते मैं अपने बच्चों को बता जाऊंगा कि जब ऐसा आए तो आप असूल चूज करेंगे, जायदाद नहीं चूज करेंगे। और असूल कहाँ से लिया? गुरु गोबिंद सिंह से। क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह का जो झंडा है वो खटखट कला में लगाया गया जी, तो उसकी प्रोटेक्शन उन्होंने अपनी जिम्मेवारी ली थी जी। तो इसी चीज को उन्होंने, अजीत सिंह ने अपनी, मेरे दादे ने मुझे इतनी दफा ये बताया कि मैं 40 साल अंग्रेज के खिलाफ दुनिया भर में लड़ाई लड़ा। तो मतलब ये जो है कि बेसिकली इसको हमें इसी तरह लेना, जायदाद और असूल में से हमेशा। भगत सिंह का जब वक्त आया तो उसने कहा कि जब मुझे अपने पिताजी को ही लिखते हैं जी, कि जब जिंदगी और असूल में मुझे चुनना पड़ेगा, मैं असूल चुनूंगा, जिंदगी नहीं चुनूंगा। तो ये पूरा सफर है। जबरदस्त। दोस्तों हमारे साथ थे आज IIT खड़गपुर से पढ़े हुए प्रोफेसर साहब, जिन्होंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में अपनी सेवाएं दी। और सबसे बड़ी बात, जिस हार्ड मास, खून, रक्त और DNA से शहीद आजम भगत सिंह बने, उसी हार्ड मास, रक्त और DNA से जनाब पले और बड़े हुए और बने हैं। और इन्होंने एक खास बात कही, हम सब हिंदुस्तानी उस बात के वारिस बन सकते हैं कि जब भी जायदाद और असूलों में से कुछ चुनना पड़े तो अपने असूल चुने। जब भी पैसे में से या अपने असूल में से एक को चुनना पड़े, असूल चुने। हिंदुस्तान को अगर बनाना है, भारत को अगर बनाना है, शहीदों की दी हुई कुर्बानियों को अगर आपने जायज करार करना है, उनकी मेहनतों को अगर सफल करना है, तो हिंदुस्तान को, भारत को हर बार असूलों को चुनना होगा। असूलों को चुने और शहीद आजम भगत सिंह जैसे अनगिनत शहीदों को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद प्रोफेसर साहब।